तो दोस्तों आज दिन भर की सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उस समय चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है। इसके बाद वो अपनी ही पसंद के किसी पुलिस अधिकारी को डीजीपी नियुक्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद पंजाब ऐसा तीसरा राज्य है जिसने यूपीएससी को बाईपास करके डीजीपी चुनने के लिए कानून बना लिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत के सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि कोविड सेंटरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताओं के मामले में बुधवार को छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने मुंबई के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एक छापा मुंबई शहर से बाहर भी किसी ठिकाने पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की सलाह भाजपा को दी थी। मुस्लिम समाज में भी वर्ग भेद का जिक्र करते हुए उन्होंने पसमानदा समाज के न्याय के लिए भाजपा को सक्रिय होने को कहा था। इसी के तहत यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा ने वार्ड स्तर पर 300 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। अब भाजपा इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने बुधवार लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही मायावती बीजेपी सरकार पर काफ़ी सख्त तेवर में नजर आई। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं से आम जन परेशान है। मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही है जिसमें अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। हिंसा को लेकर विपक्ष स्थानीय और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब मेती समुदाय के 9 विधायक, भाजपा के 8 और मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय विधायक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि जनता ने वर्तमान राज्य सरकार में पूर्ण विश्वास खो दिया है। केंद्र ने अगली तिमाही में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्थिर रहने पर कच्चे तेल की कीमतों में कटौती हो सकती है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में इस्तेमाल होने वाले क्रूड ऑयल का 80 से 85% आयात किया जाता है। मंत्री ने कहा कि हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियां अच्छे कॉरपोरेट सिटीजन रही है और लंबे समय से नुकसान उठा रही है। हालांकि अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। कर्नाटक को चावल की आपूर्ति के विषय पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को एक दूसरे पर निशाना साधा है। दोनों ही दलों की ओर से राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत कई भाजपा नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सिद्धरामैया सरकार गरीब परिवारों को 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल प्रदान करने में विफल रही है। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत नकली दवाओं के मामले में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करता है। उन्होंने कहा कि खांसी रोकने के लिए भारत निर्मित सिरप के कारण कथित मौतों के बारे में कुछ हलकों में चिंता व्यक्त की गई है। इसके बाद 71 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनमें से 18 को बंद करने को कहा गया है। अगले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा समय है लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि समाजवादी पार्टी आउटसोर्स से भर्ती के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी सरकार में सभी संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनेगी। इस बैठक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी हमला बोला है। आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान ने एमआईएम को विपक्षी एकता की होने वाली बैठक में नहीं बुलाए जाने पर जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम बड़ी जाति के होते तो हम भी उस बैठक में रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट प्यारा है, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। ये लोग हमेशा अपने आप को समाजवादी कहते हैं लेकिन ये लोग समाजवादी हैं या अवसरवादी, ये देखा जाए।
एकनाथ शिंदे खोलेंगे उद्धव राज में हुए घोटालों की फाइलें। एसआईटी गठित 12,000 करोड़ रुपए का है मामला। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीएमसी में हुए भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी का दौर जारी है। अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में चीन पर इशारों में ही तंज कसा है। पीएम मोदी ने चीन का नाम तो एक बार ही लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए ये जरूरी है कि सीमा पर शांति और यथास्थिति को बनाए रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा यकीन है कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए, किसी भी तरह के मतभेद और विवाद पर शांतिपूर्ण ढंग से बात की जाए, लेकिन इसके साथ ही भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता और गरिमा को बचाने के लिए किसी भी हद तक तैयार है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखकर दिलचस्प मांग की है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की बगावत को याद करते हुए 20 जून की तारीख को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर मनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते साल एकनाथ शिंदे और उनके 40 समर्थक विधायकों ने 20 जून को ही शिवसेना से बगावत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य की ममता सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की उस अर्जी को भी खारिज किया जिसमें मांग की गई थी कि राज्य में चुनाव कराना और सुरक्षा राज्य सरकार के जिम्मे आता है, न कि केंद्र के। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव कराने का मतलब ये नहीं हिंसा का लाइसेंस मिल जाए। चुनाव के साथ हिंसा नहीं हो सकती है। दिल्ली में एक के बाद एक कई हत्याओं के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीबीके सक्सेना को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एलजी और गृह मंत्री को जिम्मेदार बताते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर उपराज्यपाल के साथ अपने मंत्रिमंडल की बैठक का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये देश में लागू हो सकता है। इस बीच जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान आया है। आपको बता दें कि मौलाना ने कहा है कि बीते 1300 साल से हमारा पर्सनल लॉ है, हम उस पर ही कायम रहेंगे, लेकिन यूसीसी का विरोध करने के लिए गलियों का रुख नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने आगे कहा है कि आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया और हमें यकीन है कि इसकी जरूरत भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक सरकार द्वारा सावरकर से जुड़े चैप्टर को पाठ्य पुस्तक से हटाए जाने को गलत बताया है। अब कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार किया है और कहा है कि वो आरएसएस को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि उन्हें लगता है कि छात्रों को महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ना चाहिए, न कि उनकी हत्या करने वालों के। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का शंखनाद किया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा और सूबे के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, नौकरी, स्कूल और भ्रष्टाचार